जय हिंद साथियों, सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। इस स्वतंत्रता दिवस पर आइए एक इनिशिएटिव उठाते हैं और अपने देश के बारे में कुछ ऐसी चीजों को जानने की कोशिश करते हैं जो शायद आज से पहले आपको नहीं पता होंगी। मेरा पूरा उद्देश्य है ना ही केवल आपको अपने देश के बारे में बताना, बल्कि इस बात को लेकर जागरूक भी करना कि आप कैसे अपने देश और समाज के काम आ सकते हैं। साथ ही साथ चूंकि ये एक एजुकेशनल चैनल है, इसलिए मेरी कोशिश ये भी होगी कि जिन फैक्ट्स के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये फैक्ट्स आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो और आप कंपटीशन को आसानी से पास कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज दिन है 15 अगस्त 2021 और पूरा देश बहुत ही हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आप सभी लोगों ने सुबह प्रधानमंत्री जी को सुना होगा, आप सभी लोगों ने हर गली में तिरंगे झंडे देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी इस तस्वीर को ध्यान से देखा, जिस तस्वीर में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं? ये कौन सा दिन है? ये दिन है 15 अगस्त 1947 का। इस तस्वीर में आप लोग देख रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री पद की शपथ तो ले रहे हैं, लेकिन उनको शपथ दिलाने वाला व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं है, बल्कि एक अंग्रेज है। और इस अंग्रेज का नाम है लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था। और इसका कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाते ही खत्म हो गया था। यह तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी बताती है कि 15 अगस्त को हम आजाद तो हुए, लेकिन नाम मात्र के। तो फिर ये नाम मात्र की आजादी क्या थी? इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और पीछे जाके हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारा देश किन परिस्थितियों में आजाद हुआ। हमारा देश एक ऐसी परिस्थिति में आजाद हुआ जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था। दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेज जीत तो गए थे, लेकिन मेहरबानी थी अमेरिका की। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले करके यह सिद्ध कर दिया था कि दुनिया में शक्तियों का ध्रुव अब ब्रिटेन नहीं, अमेरिका हो चुका है। और इसी के साथ अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल को डांट लगाई कि दुनिया भर के देशों को अब गुलाम बना करके क्यों रखा हुआ है, जबकि गुलाम बनाने की जो उद्देश्य था वो था औद्योगिक क्रांति को सफल बनाना। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब का सक्सेसफुल हो चुकी है, दुनिया भर में कॉलोनियल इकोनॉमीज चल रही हैं, अंग्रेजों की हालत खराब हो चुकी है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार का खतरा सर पे मंडरा रहा है। यही रीजन था कि 1945 से लेकर के 1950 के बीच दुनिया के ज्यादातर देश आजाद हो गए और आजाद हुए इन्हीं नए मुल्कों में एक मुल्क था भारत। जब हमारे देश को आजादी मिली तो उस आजादी से पहले ब्रिटेन में आम चुनाव हुए थे और उन आम चुनावों में 1945 और 1946 में लेबर पार्टी के उम्मीदवार, जिनका नाम था क्लाइमेंट एटली, ये अपनी चुनावी सभाओं में इस बात की घोषणा करते थे, आम जनता से ये वादा करते थे कि अगर वो प्रधानमंत्री बने तो भारत जैसे देशों की समस्याओं का समाधान करेंगे। बस फिर क्या था, ब्रिटिश पब्लिक ने उन्हें वोट दिया और प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया। क्लाइमेंट एटली ने अपना वादा निभाया और प्रधानमंत्री बनते ही अपने पूरे कैबिनेट को उठा करके भारत भेज दिया कि जाइए और भारत को आजादी दे करके आइए। बस फिर क्या था, मार्च 1946 कैबिनेट मिशन भारत आता है। चेहरे देखिए खिले हुए हैं, सर पैंथिक लॉरेंस, जिनकी अध्यक्षता में यह मिशन भारत पहुंचा और अंग्रेजों के द्वारा भेजा गया। यह पहला डेलीगेशन, यह पहला मिशन ऐसा था जिसका स्वागत किया गया फूल माला पहना करके।
कैबिनेट मिशन ने कुछ ही महीनों में भारत में संविधान सभा के चुनाव करवा दिए और चुनाव करवाने के बाद हमारा संविधान बनाया जाने लगा। जब संविधान बनाया जाने लगा तब ब्रिटिश पार्लियामेंट से वो आखिरी कानून पास हुआ जिसका सभी भारतीय बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में बिल पेश हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, और इसी कानून के माध्यम से भारत को आजादी दे दी गई। तो ये तस्वीर जिसके मायने मैं आपको समझा रहा था, वो तस्वीर आजादी की तस्वीर नहीं थी, वो तस्वीर थी ट्रांसफरेशन ऑफ पावर, सत्ता के हस्तांतरण की तस्वीर, सत्ता का गोरों से कालों के हाथ में आ जाना, सत्ता का अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों के हाथ में आ जाना, इस चीज की परिभाषा है यह तस्वीर। देश की जनता ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना प्रधानमंत्री नहीं चुना है। देश की जनता ने पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए अपने वोट नहीं डाले हैं। देश की जनता ने आम चुनावों में भाग नहीं लिया है, क्योंकि हमारे देश में जो पहले आम चुनाव हैं वो 1952 में हुए, 1952 में हुए। तो फिर वो कौन सी सरकार थी जो हमारे देश में 1947 से 1950 तक शासन करती रही? उस सरकार का नाम है अंतरिम सरकार। एंटरिम गवर्नमेंट थी वो, पंडित जवाहरलाल नेहरू की वो अपॉइंटेड सरकार थी जिसकी इस तस्वीर में आप लोगों ने चर्चा की। और इस तरीके से हमारे देश में अपॉइंटेड गवर्नमेंट जो कि पावर्स को ट्रांसफर करवा के आई थी, वो शासन करने लगी। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारे देश को सही मायनों में आजादी कब मिली? हमारे देश को सही मायनों में आजादी मिली 26 जनवरी 1950 को, जब हमने अपना संविधान बना लिया, अपना संविधान लागू कर दिया, और जब इस देश की सत्ता के शीर्ष पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति बैठे, तब हमें सही मायनों में आजादी मिली। 26 जनवरी को आप सेलिब्रेट करते हैं गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। व्हाट इज रिपब्लिक? ये गणतंत्र आखिर है क्या? गणतंत्र का अर्थ है एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा सिस्टम जो उस देश की जनता ने मिलकर के बनाया है। सरल भाषा में कहा जाए तो हेड ऑफ द स्टेट शैल बी इलेक्टेड। जब तक सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति को जनता ने ना चुना हो, तब तक वो गणतंत्र नहीं बन सकता। गणतंत्र के लिए राष्ट्रपति के साथ साथ उस संवैधानिक पुस्तक की भी आवश्यकता है जिससे इस देश को चलाया जाता है। इसलिए जनता ने प्रत्यक्ष तौर पर अपने देश की सरकार की स्थापना करी, अपने संविधान की स्थापना करी और स्वयं को गणतंत्र बनाया, और इसी गणतंत्र के सहारे आज गर्व के साथ हम लोग एक राष्ट्र के रूप में मजबूती से खड़े हैं। 26 जनवरी 1950 के पहले यह देश एक राष्ट्र नहीं था। हम देशी रियासतों में बटे हुए थे, हम ब्रिटिश इंडिया में थे, हम प्रिंसली स्टेट्स में थे, हम इंडिपेंडेंट स्टेट्स में थे। हमको यूनिफॉर्म किया गया, एक संविधान के नीचे लाया गया, एक छत के नीचे लाया गया, और सीमेंटिंग का काम, नेशन बिल्डिंग का काम किया गया, उस भावना के साथ जिस भावना के चलते आज हम गर्व के साथ अपने आप को भारतीय कहते हैं। तो फिर इस भारत का क्या मतलब है? गर्व से आपको कहना चाहिए कि इस भारत का मतलब है भरण पोषण करने वाला। यह हमारे देश के नाम का मतलब है। क्या है यह भारत? हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत, उनका बेटा भारत, उनका पुत्र भरत, जिसके नाम पर इस देश का नाम पड़ा। लेकिन आज भारत का मतलब क्या है? आज भारत का मतलब है भरण पोषण करने वाला। तो यह भरण पोषण की कहानी कहां से शुरू होती है? यह भरण पोषण की कहानी ऐसे शुरू होती है कि हम दुनिया के इकलौते देश हैं जिसके 4 नाम हैं: आर्यावर्त, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। दुनिया में कहीं कोई दूसरा मुल्क आपको नहीं मिलेगा जिसके ये 4 नाम होंगे। तो कैसे हम आर्यावर्त कहलाए और सबसे पुराना नाम आर्यावर्त कैसे पड़ गया? इसकी कहानी शुरू होती है आर्यों से। जब आर्य भारत में आकर के बसे
जब आर्यों ने पूरे नॉर्थ इंडिया को यूनिफाई किया और अपना एक एम्पायर बनाया, तब उस एम्पायर को कहा गया आर्यावर्त। ये हमारे देश का सबसे प्राचीन नाम है। आगे चल के जब 16 महाजनपदों का उदय होता है और कुरुक्षेत्र, कुरु जैसे महाजनपद निकल करके आते हैं, हस्तिनापुर निकल के आता है, तब राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम, इस राज्य का नाम भारत पड़ता है। लेकिन तस्वीर बदलनी तब शुरू होती है जब हम लोग मध्यकाल में प्रवेश करते हैं और भारत से बहुत दूरी सऊदी अरब में मक्का शहर के अंदर इस्लाम का जन्म होता है। इस्लाम के बनने के 100 साल के अंदर अंदर इस्लामिक हमले दुनिया भर में होना शुरू हो गए, और जब दुनिया भर में ये हमले होंगे तो भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। और ऐसा ही एक हमला 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का भारत में हुआ। उस जमाने में भारत आने के लिए, जो कि पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात था, कोई भी हवाई मार्ग नहीं था, हवाई जहाज नहीं होते थे, पानी के सहारे से भी आप भारत नहीं आ सकते थे। भारत में प्रवेश करने का जो इकलौता रास्ता था वो था सड़क मार्ग। और यदि आप सड़क मार्ग से भारत आएंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये सिंधु नदी बह रही है, और सिंधु नदी को जैसे ही कोई व्यक्ति पार करके आएगा, चाहे वो नीचे यहां पर सिंध स्टेट में आए, चाहे वो ऊपर यहां पर पंजाब स्टेट में आए, तो ये मान लिया जाएगा कि वो भारत में प्रवेश कर गया। इसलिए आप सरल भाषा में कह सकते हैं कि भारत की जो पश्चिमी सीमा है वो सिंधु नदी ही तय करती थी। सिंधु नदी के इस पार की जो भूमि है वो सिंधुस्तान कहलाई अरबियों की भाषा में, क्योंकि जब एक नए धर्म का उदय होता है तो नई डिक्शनरी आती है, नए रिचुअल्स आते हैं और नया कल्चर आता है। अरबियों के साथ समस्या ये थी कि उनकी डिक्शनरी में सा वर्ण नहीं था, ये एक मिस्टेक थी। तो इसलिए जिस भी शब्द को सा वर्ण से संबोधित करना होता था उसे हा वर्ण से संबोधित किया जाता था, क्योंकि सा के बाद आता है हा। बस फिर क्या था, सिंधु नदी बन गई हिंदू नदी, और सिंधु के उस पार रहने वाली जो पूरी भूमि थी वो जो कभी सिंधुस्तान कही गई थी अब उसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा, और सिंधु के उस पार रहने वाले लोग जो कि सिंधु कहलाते थे वो बन गए हिंदू। इस तरीके से एक हिंदू संस्कृति का जन्म और हिंदुस्तान शब्द का ओरिजिन इस मुल्क के अंदर होता है। आगे जब अंग्रेज भारत में आते हैं तो चूंकि इस सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस कहते हैं, इसलिए इंडस के उस पार के हिस्से को इंडिया कहा गया और इंडस के उस पार रहने वाले लोगों को इंडियंस कहा गया। आपके दिमाग में यह सवाल आता होगा कि हम हैं क्या, आज हमारे देश का ऑफिशियल नेम क्या है। तो यदि आज आपको अपने देश के ऑफिशियल नेम के बारे में जाना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 1 आर्टिकल नंबर 1 पढ़ना पड़ेगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 स्पष्ट रूप से कहता है कि इंडिया, जिसे भारत के नाम से भी जाना जाता है, इंडिया एज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो संविधान में भी आधिकारिक तौर पर हमारे देश को इंडिया कहा गया है, क्योंकि संविधान अंग्रेजी में बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सारी डिबेट्स अंग्रेजी में होती थी और अंग्रेजी में इंडिया वर्ड बहुत प्रचलित था, इस वजह से इसका नाम इंडिया पड़ गया। अब आपको यह तय करना है कि इस देश का नाम क्या है। इस देश का नाम इस देश की अलग अलग संस्कृतियों में बसा हुआ है, लेकिन जब आज आप हिंदुस्तान को देखते हैं तो हम लोग वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी पे बिलीव करते हैं। तो इस तरीके से ये हो गई इस देश के नाम की कहानी। तीसरा फैक्ट जो यहां से निकल के आता है, ये देखिए, हमारे देश का महान ध्वज जिसे हम लोग ट्राई कलर कहते हैं, जिसे हम लोग तिरंगा कहते हैं, ये जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको डिजाइन किया था एक महान वास्तुकार जिनका नाम था पिंगली वेंकैया ने। 22 जुलाई 1947 को इस महान राष्ट्रीय ध्वज को हमारी संविधान सभा ने एक्सेप्ट कर लिया था, जिसके शीर्ष पर आपको सैफरन यानी कि केसरिया नजर आता है।
बीच में श्वेत यानी कि व्हाइट नजर आता है, और सबसे नीचे ग्रीन यानी कि हरा रंग नजर आता है, और बीचों बीच आपको नीले रंग का एक चक्र नजर आता है जो कि सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, इसीलिए इसे अशोक चक्र कहते हैं। आप लोगों ने बचपन से ही यह बात सुनी होगी कि जो केसरिया है वो त्याग और बलिदान का प्रतीक है, जो सफेद है वो शांति और सौहार्द का प्रतीक है, और जो हरा है वो समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है, और जो अशोक चक्र है वो 24 घंटे निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। लेकिन अब वो दिन चले गए हैं, अब आप 21वीं सदी में जी रहे हैं। अब आपको इन 3 रंगों के नए मतलब को समझ लेने की आवश्यकता है, खास तौर पे तब जब आप एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, खास तौर पे तब जब आप एक देश के लिए जीने और मरने की कसमें खाते हैं। तो क्या है ये सैफरन? क्यों तिरंगे के शीर्ष पर हमने सैफरन लगाया? इसलिए लगाया क्योंकि इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री। हम एक उष्णकटिबंधीय राष्ट्र हैं। यहां पर सनलाइट भरपूर है, और सूरज की पर्याप्त रोशनी की वजह से दुनिया के अंदर जो 6 क्लाइमेटिक जोन्स, मेजर जो 6 क्लाइमेटिक जोन्स पाए जाते हैं, वो सारे के सारे हमारे देश में हैं। केसरिया इस बात का प्रतीक है। केसरिया आपको त्याग के साथ साथ प्रकृति के वरदान के बारे में भी बताता है कि हमारे देश के पास ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वरीय वरदान है कि सभी प्रकार की जलवायु हमारे देश में पाई जाती है। सूर्य की प्रॉपर रोशनी हमारे देश में पाई जाती है, जिसकी वजह से हमारे देश के खेतों में ये फसलें पैदा होती हैं और पूरी दुनिया को भोजन कराते हैं, और भारत कहलाते हैं, भरण पोषण करने वाला कहलाते हैं। क्या है ये सफेद? ये सफेद शांति का प्रतीक तो है, लेकिन ये सफेद उस महान हिमालय की चोटियों के बारे में भी बताता है जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ये सफेद उन पर्वतमालाओं के बारे में भी बताता है जो दुनिया की सबसे नवीन है और दुनिया की सबसे प्राचीन है। आप चाहे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड अरावली की बात करें, आप चाहे यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड हिमालय की बात करें, ये सब कुछ इंडिया में। साथ ही साथ इस गर्व के साथ खड़े हिमालय ने सर झुककर सारी दुनिया को प्रणाम किया है और शांति का संदेश दिया है। तीसरे नंबर पर ये जो हरा आता है, ये हरा हमको समृद्धि के साथ साथ ये भी बताता है कि चाहे खरीफ का सीजन हो, चाहे रबी का सीजन हो, चाहे जायद का सीजन हो, इस देश के किसान के खेत हरी चूनर ओढ़े रहते हैं, क्योंकि हमारे देश की जो मिट्टी है, इस मिट्टी के अंदर प्रोडक्टिविटी है। हमारे देश की जो मिट्टी है, इसके अंदर उर्वरता है, और इसी उर्वरता के चलते हम आज दुनिया के तीसरे सबसे बड़े उत्पादक समूह हैं, दुनिया के तीसरे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नेशन बने हुए हैं। बीच में क्या है ये अशोक चक्र? मैं हमेशा आप लोगों को यह बात बताता हूं कि इस देश के अंदर केवल 2 शासक ऐसे हुए, अशोक और अकबर, जिनको हम लोग राष्ट्रीय शासक कहते हैं। क्यों बने ये लोग राष्ट्रीय शासक? अपनी नीतियों के चलते। लेकिन हमने अशोक को अडॉप्ट क्यों किया, अकबर को अडॉप्ट क्यों नहीं किया? उसके पीछे रीजन है अशोक का धम्म। यदि आप हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह को देखें, अशोक स्तंभ, ये क्या बताता है? यदि आप तिरंगे के बीच में इस चक्र को देखें, जिसे कि अशोक चक्र कहते हैं, ये क्या बताता है? ये 24 घंटे लगातार काम करना तो सिखाता है, लेकिन साथ ही साथ शायद हमारी जनरेशन को वो भी सीखने की जरूरत है जो पीछे की सरकारों ने नहीं सिखाया, पीछे की एजुकेशन सिस्टम ने नहीं सिखाया, और वो है अशोक का धम्म। प्राचीन काल में जो राजा का धर्म होता था, वही प्रजा का धर्म होता था। यदि राजा बौद्ध है तो पूरी प्रजा को बौद्ध हो जाना पड़ेगा, यदि राजा जैन है तो पूरी प्रजा को जैन हो जाना पड़ेगा, यदि राजा ब्राह्मण है तो पूरी प्रजा को ब्राह्मण हो जाना पड़ेगा। अशोक वॉज द फर्स्ट जिसने कहा था कि रिलीजन इज द मैटर ऑफ पर्सनल फेथ एंड बिलीफ। धर्म निजी आस्था एवं विश्वास का प्रतीक होगा। राजा का धर्म चाहे कुछ भी हो, प्रजा अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्र होगी। दिस इज कॉल्ड द रियल सेकुलरिज्म।
यही है वास्तविक पंथ निरपेक्षता जो हमें अशोक सिखाता है। और इसी वास्तविक पंथ निरपेक्षता को एज इट इज उठाकर हम अपने तिरंगे झंडे में शामिल करते हैं। साथ ही साथ अशोक का धम्म हमें कुछ बातें और सिखाता है, जैसे शांति का संदेश केवल वही दे सकता है जो शक्तिशाली हो। मेरी बात आपको शायद अटपटी लग रही होगी, लेकिन इसके पीछे का कारण जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। शांति का संदेश बुद्ध ने ही क्यों दिया, शांति का संदेश महावीर स्वामी ने ही क्यों दिया, शांति का संदेश कृष्ण ने ही क्यों दिया, शांति का संदेश गांधी ने ही क्यों दिया, शांति का संदेश हिंदुस्तान क्यों देता है और अशोक ने क्यों दिया। क्योंकि जब इन लोगों की कहानियां आप पढ़ेंगे तो शांति का संदेश देने से पहले ये सब बहुत शक्तिशाली थे, आपको ये भी पता चलेगा। अगर कोई भिखारी आएगा ना आपको पीस एंड हार्मनी का मैसेज देने, तो आप उसको भगा देंगे। लेकिन अगर कोई राजा आएगा आपको पीस एंड हार्मनी का मैसेज देने, तो आप सर झुका के स्वीकार करेंगे। क्योंकि एक बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर देने के बाद सारी दुनिया आपके सामने झुकी है। चाहो तो शांति से झुका लो, चाहो तो युद्ध से झुका लो। अशोक ने शांति से झुकाया। कलिंग की प्रसिद्ध लड़ाई, लाखों लोग मारे गए, नदियों में खून बहता था। वो युद्ध खत्म होने के बाद हिंदुस्तान के नक्शे पर कोई ऐसी जमीन नहीं बची थी जो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ना आती हो। तब जाकर के अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकारा, तब जाकर के उसने धम्म का संदेश दिया, तब जाकर के उसने शांति का संदेश दिया। यह अशोक चक्र आपको 24 घंटे काम करना तो सिखाता है, साथ ही साथ आपको यह भी बताता है कि अशोक चक्र सुदर्शन चक्र में कब परिवर्तित हो जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं। क्योंकि शांति का संदेश केवल वही देगा जो शक्तिशाली होगा। और हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज के बीच में उसकी शान के रूप में ये जो अशोक चक्र है, यह हमें अशोक का इतिहास बताता है कि अशोक को शांतिपूर्ण समझने की भूल मत करना। वो धम्म का मैसेज देता है, वो पंथ निरपेक्षता को मानता है, वो प्रजा को अपनी संतान मानता है, लेकिन वो कलिंग की लड़ाई लड़ चुका है। कलिंग को जीतना इम्पॉसिबल था, लेकिन अशोक ने जीता है। तो ये थे हमारे तिरंगे झंडे से रिलेटेड फैक्ट। अब मैं अगर आगे की बात करूं तो सुबह जब आप सो करके जागते हैं तो आसमान आपको केसरिया नजर आता है। धीरे धीरे आप जब अपने खेतों की तरफ निकलते हैं, अपने काम की तरफ निकलते हैं, तो ये खेत, ये खलिहान आपको हरे नजर आते हैं। और शाम होते होते आपको आसमान में सफेदी नजर आने लगती है और सूरज अस्त हो जाता है। प्रकृति ने जिन 3 रंगों से इस राष्ट्र का श्रृंगार किया, उन्हीं 3 रंगों को हमने अपने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकारा। तो फिर जिम्मेदारी क्या बनती है? जिम्मेदारी बनती है इस 5000 साल पुरानी सभ्यता को संभालने की। जिम्मेदारी बनती है उस इंडस वैली सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने की जो कि फीमेल डोमिनेटिंग थी, जहां पे महिलाओं को उनके अधिकार प्राप्त थे। जिम्मेदारी बनती है तो उस वैदिक कल्चर को वापस लाने की जहां पर समाज में व्यक्ति की जाति उसके कर्म पर आधारित थी, ना कि उसके जन्म पर आधारित थी। जिम्मेदारी बनती है तो उस मौर्य परंपरा को वापस लाने की जिसमें शक्तिशाली होकर भी शांति के मैसेज दिए गए। जिम्मेदारी बनती है तो बुद्ध के संदेशों को फिर से स्थापित करने की जिसने सारी दुनिया को रास्ता दिखाया था। शांति बनती है तो फिर से उस गांधी को ले आने की जिसने इस राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा था। हर कोई अलग अलग लड़ रहा था, कोई यूपी के लिए तो कोई पंजाब के लिए, कोई किसानों के लिए तो कोई मजदूर के लिए। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि यह देश 1857 में ही आजाद हो गया होता अगर 1857 में इस देश को कोई गांधी मिला होता। वो गांधी 1921 में मिला, इसलिए यह देश 1947 में आजाद हुआ। क्योंकि गांधी को जीत का जो क्रेडिट जाता है वो सिर्फ इसलिए जाता है क्योंकि गांधी वॉज द मैन जिन्होंने इस देश को एक सूत्र में बांधा था, इस देश को पॉलिटिकली यूनिफाई किया था। तो इस तरीके से आज स्वतंत्रता दिवस के दिन मैंने बहुत कम और सरल शब्दों में आपको इस आजादी के मायने समझाने की कोशिश करी है।
साथ ही साथ मैं ये भी चाहता हूं कि हम सभी छात्र छात्राएं एक ऐसे समाज के निर्माण में सहायक बने जहां पर स्त्रियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, जहां पर हर व्यक्ति को पढ़ाई करने का अधिकार हो, जहां पर किसी की भी जाति उसकी तरक्की में आड़े ना आए, जहां पर कम से कम एजुकेशन के मामले में कोई छोटा बड़ा ना हो। रोजगार तो मिल ही जाएगा, महंगाई तो दूर ही हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको एक राष्ट्र के रूप में खड़ा होना पड़ेगा। सरकार को गालियां देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली में बैठी जो सरकार है उसको चुन के मैंने और आपने भेजा है। प्रदेश में बैठी जो सरकार है उसको मैंने और आपने चुन करके भेजा है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर अच्छे और बुरे काम के लिए इस देश की जनता ही जिम्मेदार है। इसीलिए संविधान की व्याख्या करते हुए कोर्ट क्या कहता है कि टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये देश हमारे द्वारा बनाया गया है, हमारे ही लिए है और हमारे जैसा ही काम करेगा ये। तो इन्हीं शब्दों के साथ स्वतंत्रता दिवस की फिर से एक बार शुभकामनाएं देता हूं और अपने शब्दों को यहां पे विराम देता हूं। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं, कुछ नई जानकारी मिली है, तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।